में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत को बनाया बॉस और कांग्रेस को लगता है कि यह है उसका पॉलिटिकल लॉस। बिग ब्रेकिंग से मैं शुरुआत कर लेता हूं। G20 से भारत का कद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रशिया यूक्रेन जंग पर मतभेद के बावजूद ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिलीज किया गया। 8 देशों का इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना को जवाब देगा। 10 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील हुई है, जिसने भारत को कई कदम आगे ले जा करके रख दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दुनिया ने कैसे भारत का लोहा माना। दुनिया के जितने बड़े राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में द्विपक्षीय बातचीत हुई है, उन सभी को एक साथ लाइव देखिए और सुनिए। We forged a groundbreaking new partnership that will connect India to Europe, with the Middle East and Israel, with transportation by rail and by shipment through and energy supplies and digital connections that are going to open up untold opportunities for transformative economic investment through on that entire corridor. No, they both came up. Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. G20 Leaders Summit had been concluded under the auspices and the leadership of India, and I would like to take this opportunity to thank India for a gracious and a very successful term presidency. I would like to thank His Excellency Prime Minister Modi for the gracious hospitality. Elle envoie un message justement de stabilité alors que la Russie continue de mener sa guerre d'agression en Ukraine. Et donc je remercie et félicite le Premier ministre Modi. इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में हैं। संजीव श्रीवास्तव अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, इसके अलावा विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी G20 एक्सपर्ट भी मेरे साथ में हैं। विंग कमांडर, सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। व्हाट एग्जैक्टली इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, आपके एनालिसिस में 48 घंटे G20 की बैठक, अलग अलग द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत, हमारे लिए 5 मेजर टेकअवेज क्या हैं? देखिए, सबसे मेजर टेकअवे तो ये है राशिद कि हमने अपने जो अपना मेन मुद्दा है, मेन फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम, जो जनरल कंसेंसस है, इट बिकेम द वॉइस ऑफ G20, वासुदेव कुटुंबकम, कि वी विल ऑल जॉइन टुगेदर, वर्क टुगेदर, प्रोग्रेस टुगेदर। दैट एस्पेक्ट सबने साइन किया है और सारी की सारी फाइंडिंग्स के ऊपर, मीटिंग के ऊपर एग्रीमेंट दिखाई है, इंक्लूडिंग the representative from Russia and all other countries. तो इसका मतलब है ये एक सबसे बड़ी टेकअवे है। दूसरा है इंडिया यूरोपियन रेल कनेक्टिंग मिडिल ईस्ट थ्रू सी रूट, ट्रेन रूट एंड रोड रूट, ऑल्टरनेट टू सुएज, ये है। और दूसरा टेकअवे एक है कि इंडिया अमेरिका का जो डिफेंस डील की जो बात हो रही थी, जो हमारे को सबसे ज्यादा एक्चुअली अहमियत हमारे लिए वो थी। हम दबी जबान में नहीं, उसको ज्यादा बोलते नहीं हैं, पर बेसिकली जब भी कोई मेजर कंट्री हमारे पास आती है तो डिफेंस डील सबसे आगे होती है। ये जो GE414 और जो प्रेडिटर की जो डील है। एक बार संजीव श्रीवास्तव जी से मैं G20 समिट में दुनिया में भारत की भागीदारी के, संजीव श्रीवास्तव जी, कई दरवाजे खुले हैं। समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी होगा। क्या हम ये माने कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये एक विकल्प है और चाइना को करारा जवाब है? राशिद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये चाइना के जो औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक करारा जवाब है, जो कि भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरबिया, UAE और 4 अन्य सदस्यों के माध्यम से दिया गया है। और चाइना जिस तरीके से पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिशें कर रहा था, साजिशें रच रहा था, उसी तरीके से चाइना मिडिल ईस्ट रीजन में अपने अनेक मनूवर्स के माध्यम से वो अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके जवाब में
ये बेहद आवश्यक हो गया था कि भारत अमेरिका जैसे जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो मिडिल ईस्ट के जो राष्ट्र हैं, वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं, उनके साथ अपने संपर्कों को गहरा करें और मजबूत करें। और इसी दिशा में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने हाल के समय में ही सऊदी अरबिया की यात्रा भी की थी। और उस यात्रा के दौरान राशिद जी, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने सऊदी अरबिया, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो अपने समकक्ष हैं, जो काउंटर पार्ट्स हैं, उनके साथ गहरी मंत्रणा की थी और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी ये गहरी मंत्रणा की गई। और उसके बाद इस कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का इनिशिएटिव सफलतापूर्वक ले लिया गया है और निसंदेह चाइना इससे भारी दबाव में होगा। और चाइना आप दोनों ही मेहमानों की बातों से ये समझ में आ रहा है कि आपके एनालिसिस में G20 के मंच पर भारत का पावर पंच है। मैं इससे पहले कि अजीत आपके पास में आऊं, एक खबर दिखा लेते हैं, फिर हम अजीत के पास में चलेंगे। पॉलिटिकली भी देखना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि G20 के मंच पर जब भारत नाम की पट्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी हुई नजर आई, ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर ये तस्वीर बनी। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं उन्हें लगी मिर्ची और अब कूद आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य यानी समाजवादी पार्टी के नेता। इंडिया भारत नाम विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री। हिंदू राष्ट्र वालों को भारत से प्रेम कैसे है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बातें कही। ये इंडिया और संविधान के दुश्मन हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी और आरएसएस को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बाहर करें, इस तरह की अपील स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। एक बात सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनाया जाए। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन हैं, इंडिया के भी दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के भी दुश्मन हैं और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन हैं। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। अजीत श्रीवास्तव के पास चलते हैं। अजीत, हम तो G20 में अपने मेजर टेकअवेज की बात कर रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी इंडिया और भारत विवाद में अटके हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को नजर 2024 का चुनाव आ रहा है, यूपी की 80 सीटें आ रही हैं, या फिर उन्हें यह समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, पार्टी के लिहाज से लकीर इतनी बड़ी कर दी है कि इंडिया अलायंस कहीं पर भी अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहा। देखिए, राशिद साहब तो पर है कि सियासत तेज है और कहीं न कहीं 2024 के चुनाव को लेकर ही स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि खोई हुई जमीन को वापसी पाने के लिए तरीका तलाश किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए। चाहे वो तरफ से अखिलेश का ट्वीट की बात कर ले हम कि G20 को उन्होंने लेकर क्या कहा, यानी घोसी की तुलना जी से कर दी। अरे सबसे बड़े देश के सम्मान की बात हो रही है, सम्मेलन समिट की बात हो रही है और आप उसको जी का मतलब घोसी बता रहे हैं। साहब, आप लोग की मानसिकता क्या है? क्या आप दिखाना चाहते हैं कि भारत जिस हिसाब से ऊपर बढ़ रहा है, तो आप क्या घोसी और तमाम तरह से विवादित बयानों पर ही अटके रहना चाहते हैं या ग्रोथ की बात करना चाहते हैं? एक तरफ जहां भारत इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें कर रहा है, डेवलपमेंट की बातें कर रहा है, तमाम देशों को जोड़कर एक मजबूत संगठन बनाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो वहीं आप घोसी और तमाम तरह से विवादों के बयानों में उलझे हुए हैं। आप हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस भारत की बातें कर रहे हैं, आप आरएसएस पे अटैक कर रहे हैं। साहब, बेहतर होता कि आप भी कुछ सहयोग करते और तरीका बताते जिससे कि हाँ, हम इस ग्रोथ में हम ये सफलता कायम कर सकते हैं, तो बढ़िया होता। ठीक है अजीत, कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया है, आपकी आवाज ठीक नहीं रही है, दोबारा आपके साथ में कांटेक्ट करेंगे। वहीं पेरिस से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अभिव्यक्ति की आजादी रोकने में लगी है। भारत बनाम इंडिया मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, संविधान में भारत और इंडिया दोनों का जिक्र है, संविधान दोनों नामों का इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी ने कहा शायद गठबंधन के नाम से सरकार को चिढ़ है, मैंने भी कई हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, पुराण, उपनिषद और गीता का पाठ मैंने भी किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा भारत की आत्मा पर हमला करना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं कहा जा सकता। सुनिए। I've read the Gita
I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. Nothing Hindu about what they do. Right? India, that is Bharat, is a union of states. People who want to change the name of anything are basically trying to deny history. We will have to make examples of people. We'll have to make sure that some of the people who have done what they have done pay a significant price for what they've done. So that anybody who's thinking about doing it again understands that they will also pay the price for attacking the soul of India. When we use words like democracy, what we are actually talking about is the voice of people. Our leader, Mahatma Gandhi, said it best when he said that the most important voice is the one that's last in the line. विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, चूंकि आप रिटायर्ड फौजी भी रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी लाइन से ऊपर जाकर के एक बात पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा एक रिटायर्ड फौजी से कि जब G20 जैसा मंच हो, जब भारत पूरी दुनिया में अपने आप पूरी दुनिया में ये साबित कर चुका हो कि हम विश्व विजेता बन गए हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं इकॉनमी के मामले में या फिर साझा हिस्सेदारी के मामले में, कूटनीति के मामले में, तो ऐसे में राहुल गांधी का पेरिस में जाकर के ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तक पूरी पिक्चर को ला करके समेट देना, क्या एक सकुचित और संकुचित राजनीति का उदाहरण है? ये संकुचित राजनीति का उदाहरण है। मैं सिर्फ 3 लाइन में ये बोलूंगा, कहना है एक बात, हमें देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। सारी बात है, अगर आप फौजी से पूछेंगे तो आपको सिंपल सी चीज बता देगा कि ये देश के प्रति गद्दारी है। सारी की सारी दुनिया भारत को, और भारत हमारा ओरिजिनल नाम है, भारत को अपने कंधे पे उठाकर सबसे आगे कर रहा है, क्योंकि जिनकी दाल नहीं गल रही, जिनके अब 85% जो इकोनॉमिक हेर फेर जो करते थे, अब उनकी दाल नहीं गलेगी, तो उनकी आवाज, मुंह से आवाज सिर्फ यही निकलेगी जो आप सुन रहे हैं। इसको हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए इन लोगों के ऊपर, और आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो उनके उचित कार्रवाई की जगह तो आप करते रहिए, अगर उन्होंने कोई रूल का उल्लंघन किया करते रहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी में बोलने की आदत है। ठीक है, विंग कमांडर अजीत संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पेरिस से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का हिंदू धर्म से कोई मतलब है ही नहीं, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा वो कुछ लोगों पर ही प्रभुत्व चाहते हैं। RSS are trying to do, the heart of what they're trying to do is trying to stop the expression, the participation of lower castes, other backward castes, tribals and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. So I think it's very important that this question is taken head on, but I don't think that the type of political imagination that is required. आज भारत के स्टेट विजिट पर हैं सऊदी क्राउन प्रिंस। सीधे आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं इंडिया न्यूज़ पर लाइव, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें। ये सऊदी क्राउन प्रिंस स्टेट विजिट पर हैं। राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम मिल रहा है सऊदी क्राउन प्रिंस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी पर भी बात होगी। सऊदी क्राउन प्रिंस जिनकी दूसरी स्टेट विजिट, पहले आपको याद होगा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2019 में भी भारत के स्टेट विजिट पर थे। तब दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई थी, और आज की मीटिंग कई मायनों में अहम कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी क्राउन प्रिंस की जो चर्चा है, इसमें पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सऊदी क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। एनर्जी कोऑपरेशन और डिफेंस डील हो सकती है। याद होगा आपको कि
इसी साल की शुरुआत में लगभग फरवरी में इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने पहली बार सऊदी अरब की धरती पर लैंड किया था। दोनों देशों के बीच 2022-23 में लगभग $52 बिलियन का व्यापार भी हुआ है। सेरेमोनियल रेड कारपेट वेलकम राष्ट्रपति भवन के अंदर सऊदी क्राउन प्रिंस का अभी आप देख पा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा